तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 273 के बारे में। और भाई लोग जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जैक के अपने अंदर से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो जैक अभी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ डैनियल के साथ फाइट कर रहा होता है और कहीं ना कहीं जैक दोबारा से डैनियल के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जैक अभी डैनियल के मुक्के पे मुक्के बजाए जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं कोई जीनियस नहीं था, चलो शुक्र है मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। और क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं कोई फाइट हार भी जाता हूँ, इसलिए मैं तब तक बस मेहनत करता रहूंगा जब तक कि मैं एक जीनियस बन नहीं जाता। क्योंकि अब मेरे अंदर का सारा अहंकार खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बात समझ आई कि कोच ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपने मुक्कों के साथ अपने इमोशंस नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि इमोशंस इंसान को कमजोर बनाते हैं। और यार अभी जैक उड़ा उड़ा के डैनियल को मार रहा होता है। जैक के अंदर भी अचानक से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा चेंज आया होता है और यही चेंज डैनियल को भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। जो डैनियल आज तक कभी भी किसी से कोई फाइट नहीं हारा होता, आज ऐसा पहली बार हो रहा होता है कि वो डैनियल किसी से इतना ज्यादा पिट रहा है और उसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन यार साथ ही साथ यहाँ पे एक और कमाल की बात होती है कि डैनियल के पास इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉडी होने के बावजूद भी आज तक उसने इस बॉडी का कभी भी ठीक से इस्तेमाल करा ही नहीं होता। कभी ऐसा हुआ ही नहीं होता कि किसी ने डैनियल की मार मार के ऐसे हालत खराब कर दी होती है। और जब डैनियल की मिस्टीरियस बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुंचेगी उसी के बाद तो इसके असली रंग हमें देखने को मिलेंगे। अभी जैक से मार खाते खाते डैनियल को पहली बार अपनी बॉडी के अंदर एक हीट महसूस हो रही होती है। और यार यही शुरुआत होती है एक राक्षस के जागने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन और वास्को को। विंजिन कहता है, अगला मुक्का तेरे मुंह पे पड़ने वाला है। और वास्को और विंजिन एक साथ एक दूसरे के मुंह पे मुक्का मारते हैं। इस मुक्के के बाद वास्को कहता है, मेरा अगला अटैक भी तेरे मुंह पे ही होगा। विंजिन कहता है, ओ अच्छा, तो तेरा मुंह मुझसे कौन बचाएगा। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। विंजिन कहता है, अपना गोल्डन मंगोल उसे बाहर निकाल, सिर्फ अपनी ताकत से तू मुझसे नहीं जीत सकता। लेकिन यार इतने में ही जब विंजिन और वास्को लड़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं इनको बहुत सारे लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सारे के सारे लोग होते हैं हॉस्टल गैंग के बंदे। और अभी इन सब के साथ होता है एमसी पेस्टिसाइड। एमसी पेस्टिसाइड कहता है, विंजिन तुझसे मिले हुए बहुत समय हो गया, हम सारे के सारे चोंगलोंग से यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ तुझको पकड़ने के लिए। तू हरामखोर, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। लेकिन यार विंजिन और वास्को को इन लोगों के यहाँ पे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये दोनों इतनी सारी भीड़ को इग्नोर मारते हुए बस अपनी ही फाइट करे जा रहे होते हैं और एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। अभी हॉस्टल गैंग के बंदे कह रहे होते हैं, इन सालों को तो हमारे यहाँ पे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये देख के एमसी पेस्टिसाइड का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा एक अटैक करता है विंजिन के ऊपर। लेकिन वास्को बीच में आके एमसी पेस्टिसाइड का मुक्का पकड़ लेता है। एमसी पेस्टिसाइड अपने मन में कहता है कि क्या ये विंजिन का साथ दे रहा है। लेकिन एमसी पेस्टिसाइड से विंजिन को बचा के वास्को खुद ही विंजिन के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। और ये देख के एमसी पेस्टिसाइड समझ जाता है कि वास्को विंजिन को बचा नहीं रहा है, वो बस इतना कहना चाहता है कि विंजिन उसका शिकार है और कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। और सेम वास्को की ही तरह जो विंजिन होता है वो भी एमसी पेस्टिसाइड को इस फाइट के बीच में नहीं आने दे रहा होता। एमसी पेस्टिसाइड इन दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कबाब में हड्डी। वास्को और विंजिन की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है कि जो जेम्स पगला होता है अभी पॉपकॉर्न खाते खाते इनकी फाइट देख रहा होता है। लेकिन यार जो एमसी पेस्टिसाइड होता है उसका भी अभी दिमाग खराब हो गया होता है। वो बोलता है, ओली वैंग को कॉल करो और उसको बताओ कि मैं वास्को और विंजिन को दोनों को मार के उसके पास ला रहा हूँ। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जलती हुई बाइक, यानी कि वो जगह जहाँ पे लोगन और जे की फाइट हो रही होती है। और यहाँ पे अभी जस्टिन और चक भी अपने कुछ बंदों के साथ पहुंच जाते हैं और जे और लोगन ली अभी यहाँ पे कुत्तों की तरह फाइट कर रहे होते हैं। जस्टिन और चक कहते हैं, वो सुअर और पीले बालों वाला, जरूर ये दोनों ही वो होंगे। और यार अभी जे और लोगन की फाइट के दौरान जो लोगन होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। लोगन जे को कहता है, अबे साले रुक जा, एक सेकंड के लिए मुझे छोड़ दे। लोगन अभी अच्छी तरह से समझ चुका होता है कि हॉस्टल गैंग यहाँ पे इन दोनों की फाइट का फायदा उठाने के लिए आ रखी है। जैसे ही लोगन थक जाएगा ये लोग लोगन के ऊपर अटैक कर देंगे, इसलिए लोगन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, हॉस्टल गैंग
तो ये यहाँ पे हमारे ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे इन हरामजादों को हान्युल के लिए मारना होगा। लेकिन उन हरामखोरों को मारने के लिए पहले मुझे इस पीले सिस्टेमा को मारना होगा। क्या मेरी जिंदगी मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? क्या यह कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ? लेकिन एक सेकंड, मेरे पास एक रास्ता है। और लोगन जे को कहता है, अबे साले मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तू मुझे छोड़ दे। इसके बाद लोगन जे के कान में एक और सीक्रेट बात कहता है, जिसको सुन के जे लोगन को छोड़ देता है। लोगन कहता है, तो कैसा रहेगा हम दोनों साथ में मिलके काम करें? तो अभी जे और लोगन ली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद जस्टिन और चक कहते हैं, जरा इन दोनों को देखो तो, अब ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों का प्लान क्या है, लेकिन अपने बेकार से टीम वर्क के साथ तुम हम दोनों से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जब हम इन लोगों को मार के उस जगह पे ले जाएंगे, मुझे लगता है उससे पहले इन लोगों के साथ फाइट करके हमारा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से जो लोगन ली होता है, जे के सर पे लोहे के रॉड से एक बहुत ही तेज से घुमा के मार देता है। लोगन कहता है, साले हरामखोर, इस बारे में तो तूने सोचा ही नहीं होगा, मैं तुझसे जीत चुका हूँ अब। और जो जे होता है ये फटका खा के वो बेहोश हो जाता है। और जस्टिन और चक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इसने अपने ही टीममेट को धोखे से मार दिया? लोगन कहता है, अबे सालो, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, अब मैं तुम्हारे सर भी फोड़ने वाला हूँ। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनियल को, जिसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है जैक से फाइट करके। डैनियल की छाती में उसे अभी काफी ज्यादा हीट महसूस हो रही होती है। डैनियल अपने मन में सोचता है, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे ऊपर किसी ने इतना खतरनाक अटैक नहीं करा है। मुझे अभी काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर है। क्या मैं इससे पहले अपनी इस वाली बॉडी में कभी बीमार पड़ा हूँ? मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मेरी आंखों के सामने भी धुंधलापन छा रहा है। लगता है मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, मैं किसी भी पल बेहोश होने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे बेहोश हुआ तो मेरी आंखें मेरी दूसरी वाली बॉडी में खुलेंगी। और जो जैक होता है डैनियल को एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। डैनियल अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी कभी भी बेहोश हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर पहले से भी ज्यादा ताकत है। और जैसे ही जैक अभी बेहोश होते हुए डैनियल के एक मुक्का मारता है, डैनियल बहुत ही सरप्राइजिंगली जैक के मुक्के को पकड़ लेता है। और यार ये जो मुक्का होता है ना, डैनियल ने कॉन्शियसली नहीं पकड़ा होता है। डैनियल को अभी खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है। और डैनियल के साथ ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डैनियल की बॉडी अपनी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में गई होगी। और इस वजह से जो डैनियल होता है उसके बिहेवियर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है। और जो जैक होता है वो ट्रेनिंग कर करके इतना ज्यादा ताकतवर हो गया होता है कि उसको अभी रियलाइज हो रहा होता है कि उसके मारने से जो डैनियल है उसके अंदर एक नई पावर जन्म ले रही है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि डैनियल पार्क के अंदर का शैतान जाग रहा है। यानी कि जब भी डैनियल की बॉडी अपने एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंचती है तो उसके बाद वो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। और इस एक्सट्रीम कंडीशन में डैनियल की बॉडी सिर्फ उस वक्त आती है जब वो जैक के जितने किसी खतरनाक बंदे से फाइट कर रहा होता है। अभी जैक डैनियल के ऊपर बहुत सारे मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन जिन मुक्कों को अभी थोड़ी देर पहले डैनियल ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता, अभी डैनियल उन सारे मुक्कों को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर रहा होता है। डैनियल अभी खुद से कहता है, मेरी बॉडी सच में काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर और फाइट करी तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है? लेकिन अचानक से ही जो डैनियल होता है उसकी बॉडी उसके मर्जी के खिलाफ जैक के ऊपर अटैक कर देती है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये साला मेरे ऊपर अब तक रहम खा रहा था? ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको भी ले डूबूंगा। और जैक एक मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे, लेकिन अचानक से यहाँ पे जेरी भी पहुंच जाता है और वो डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है। यानी कि जैक और जेरी का मुक्का डैनियल के मुंह पे साथ में लगता है। और यही देख के जैक को रियलाइज होता है कि डैनियल जैक के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, वो तो जैक को जेरी से बचा रहा था। भले ही डैनियल की बॉडी उससे खुद से मूव नहीं हुई थी, लेकिन ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी जो डैनियल की बॉडी खुद ही जैक
जैक को बचाने के लिए चले गई थी। लेकिन यार अभी जो जेरी होता है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड में आ जाता है, क्योंकि जेरी ने डैनियल को जैक के साथ अभी फाइट करते हुए देखा था और जेरी को साफ साफ पता चल गया था कि ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है। और वैसे भी जो डैनियल होता है वो धीरे धीरे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आ रहा होता है। और भले ही ये चीज जैक और जेरी को ना पता हो, लेकिन वो ये चीज महसूस जरूर कर सकते हैं। जेरी का मन अभी उसे बोल रहा होता है कि उसको डैनियल पार्क को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जेरी को साफ साफ ऑर्डर्स मिले होते हैं। इसलिए जेरी एक उछल के मुक्का मारता है जैक के पीछे से, और जो डैनियल होता है वो तो पहले ही बेहोश हो चुका होता है जेरी और जैक के साथ में मुक्का पड़ने की वजह से। जेरी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने इन दोनों को धोखे से मारा है? इन जैसे कबूतरों को मारने के लिए मुझे इनके पीछे से हमला करना पड़ा। मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं करा है। क्या ये जो मामूली सा कबूतर है जिसके मैंने सबसे पहले मुक्का मारा था, क्या मुझे उससे कोई चीज महसूस हो रही थी या फिर वो सिर्फ मेरा एक वहम था? खैर छोड़ो, अब वक्त है अपना इंट्रोडक्शन देने का। मैं हूँ बिग डील का जेरी क्वान। और अभी हम देखते हैं जो जैक होता है जेरी का मुक्का खाने के बावजूद भी जमीन में खड़ा होता है। जैक कहता है, क्या एक मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और एक मुझे बचाने की? सालो गधों, क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लगता हूँ? लेकिन जेरी जैक की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, जैक ने मुझे जिन जैंग की मदद करने का ऑर्डर दिया है और मैं यहाँ पे तुम कबूतरों को मारने के लिए आ रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। और यार जिस समय हमारे डैनियल ने जैक और जेरी का कॉम्बाइंड मुक्का खाया था, वो मुक्का खाने की वजह से अभी डैनियल बेहोश हो गया होता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से डैनियल की नींद उसकी मोटी वाली बॉडी में नहीं उठती, यानी कि डैनियल अभी ना ही बेहोश होता है और ना ही जगा हुआ। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो दुनिया में बहुत ही कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये बिल्कुल गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा ही होता है। और यहाँ लुकिज्म में इसको नाम दिया गया है द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यूएफसी के जो प्लेयर होते हैं वो भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें काफी बार एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया जाता है जूनियर डॉस सैंतोस का। ये बंदा एक यूएफसी प्लेयर होता है और इसने एक अनकॉन्शियस स्टेट में एक फाइट को फिनिश करा था। यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जिसका नाम होता है हॉली होम। ये जो लड़की होती है लुकिज्म के यूनिवर्स में ये एक लेजेंड मानी जाती है बॉक्सिंग की, और साथ ही साथ में ये एक यूएफसी प्लेयर भी होती है। इसने भी अनकॉन्शियस स्टेट में ही एक फाइट को एक पंच मार के जीता था। और हैरानी वाली बात ये होती है कि जब तक इन लोगों ने खुद लोगों को ये बात नहीं बताई होती, तब तक लोगों को पता नहीं चलता कि ये लोग अनकॉन्शियस होके फाइट कर रहे थे। और जो इस तरह के प्लेयर्स या फिर फाइटर्स होते हैं जो अनकॉन्शियस स्टेट में फाइट करते हैं, उनका ऐसा करने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनकी बॉडी यानी कि उनका मन बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है फाइट करने के लिए। और जो ऐसे लोग होते हैं भले ही इनकी बॉडी अनकॉन्शियस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बॉडी ने इतनी सारी फाइट्स करी होती हैं कि इनकी बॉडी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है फाइट का। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल है, भले ही इसको ये हैंडसम वाली बॉडी अभी कुछ समय पहले ही मिली थी, लेकिन भाई ये वाली बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी है। खून की होली खेलना जेम्स ली के लिए एक बहुत ज्यादा आम बात होती है। और आपको तो पता ही होगा ये बॉडी जेम्स ली नाम के बंदे की ही है। तो अभी जो डैनियल होता है वो बेहोश होके भी बेहोश नहीं होता, और ऐसी ही हालत में डैनियल अभी खड़ा होता है जैक और जेरी के सामने। और ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है कि यहाँ पे जो बंदा अभी खड़ा है वो डैनियल पार्क तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा अनकॉन्शियस मॉन्स्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है। और फाइनली यूआई डैनियल हमें पहली बार लुकिज्म में देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 273 में। तो भाई लोग अब मामला कतई खतरनाक हो चुका है और आगे के एपिसोड्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, नहीं तो तुम्हारे पीछे यूआई डैनियल को छोड़ना पड़ेगा मुझे। और हाँ, जाते जाते कमेंट में ये भी बताना कि अगर यूआई डैनियल तुम्हें मारने के लिए आ रहा होगा तो लुकिज्म का तुम कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर चुनोगे जो तुम्हें बचा सकता है उससे। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।